दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाने वाले हैं जो दुनिया की सबसे कदीम सभ्यताओं का मरकज रहा है। एक ऐसी जमीन जो समुद्री रास्तों पर कबिज थी, जहां से तिजारत का हर काफिला गुजरता था। कुरान और हदीस में इसका जिक्र आता है और ये वो मुल्क है जहां का जिक्र ईमान यमनी है, हिकमत यमनी है जैसे जुमलों में होता है। लेकिन आज वही मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी मुसीबत का शिकार है। ये कहानी है यमन की, जो कदीम शीबा से शुरू होती है और 2025 तक आकर रुकती है। यमन की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये सरजमीन सबा शीबा के नाम से मशहूर थी। ये एक तरक्की याफ्ता सल्तनत थी जहां हर तरफ हरियाली, खेती बड़ी और शहरों की रवानगी थी। सबसे मशहूर वाक़या कुरान में जिक्र होता है, जहां मालिका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। बिल्किस एक अक्लमंद और ताकतवर मालिका थी जो शीबा की हुक्मरान रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उसका ताज लिया गया था और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या यमन की तारीख का सबसे बराइल्मती मोजज़ा है जो आज भी लोगों के जहन में है। शीबा की तरक्की का असल राज था उनका सद्दे मारिब दम। ये एक अजीम बंद था जो पानी को रोककर खेतों को जरखाइज बनाता था। मगर जब ये बंद टूट गया तो कुरान के मुताबिक उनकी हरियाली रेगिस्तान में बदल गई। लोग भाग गए और उनकी कौम बिखार कर मुख्तलिफ हिस्सों में चली गई। यमन की तारीख का ये मोड़ साबित हुआ कि सबसे अजीम सभ्यता एक लम्हे में तबाह हो सकती है। सबा के बाद यमन में हिमयार की सल्तनत बनी। ये लोग तिजारत और लश्करी कव्वत के लिए मशहूर थे। इस दौर में जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों यहाँ आए। मशहूर वाक़या है जहाँ एक यहूदी हुक्मरान ने नसरायों को जुल्म का निशाना बनाया। लोगों को जिंदा गद्दा खुद कर आग में झोंक दिया गया। ये वाक़या कुरान में असहाबुल उखदूद के नाम से जिक्र हुआ। ये दौर यमन की तारीख में मज़ाहिब और सियासी तनाज़ों का दौर था। फिर वो वक्त आया जब इस्लाम का अरूज हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के तरफ इस्लाम का पैगाम भेजने के लिए हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा को भेजा। झुंडों की शक्ल में लोग इस्लाम कबूल करने लगे। हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यमनी है और हिकमत भी यमनी है। यमन से ऐसे लोग उठे जो इस्लाम की तारीख में मिसाल बन गए। उन्हीं में से एक थे हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को वसीयत की थी। यमन राशिदुन खिलाफत का हिस्सा बनाए हैं एक दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके दौर में यमन इस्लामी हुकूमत का एक अहम मरकज रहा। उमय्यद और अब्बासिद खिलाफत के दौरान भी यमन की अहमियत बरकरार रही। यहाँ से तिजारत के रास्ते निकलते थे। समुद्री सफर के बड़े रास्ते भी यहीं से गुजारते थे। इस वजह से यमन तिजारत और सकाफती रवाबित का मरकज बना रहा। बाद के दौरों में फातिमिद और अय्यूबिद हुक्मरानों का भी असर रहा। हर दौर में यमन एक तरफ तिजारत का मरकज तो दूसरी तरफ जंगों का मरकज भी बना। 16वीं सदी 16th सेंचुरी में उस्मानी सल्तनत ने यमन पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर ज़ैरी आइमा यानी ज़ैरी इमाम्स और मकामी कबाइल पर मुकावमत करते रहे। उस्मानी हुक्मरान और मकामी लोगों के दरमियान जंग होती रही। उस्मानी सल्तनत चाहती थी कि एडन और दूसरे पोर्ट्स पर कब्जा करे, क्योंकि ये जगह समुद्री तिजारत का मरकज थी। मगर मकामी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि यमन कभी पूरी तरह उस्मानियों के ज़ेरे असर नहीं रहा। 1839 में एक नया सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर ने आदेन पर कब्जा कर लिया। आदेन यूरोप और इंडिया के दरमियान समुद्री रास्तों का बहुत अहम पोर्ट था। ब्रिटिश ने यहाँ आदेन प्रोटेक्टरेट कायम किया। इस तरह साउथ यमन उनके कब्जे में आ गया। इसी दौर में नॉर्थ यमन ज़ैदी इमामत के ज़ाहिर था, यानी यमन दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। नॉर्थ यमन
मकामी हुक्मरानों और इमामत के कब्जे में, साउथ यमन ब्रिटिश कब्जे में। ये तकसीम यमन की आने वाली तारीख के लिए बहुत बड़ा मसला साबित हुई। अब हम आते हैं 20वें सदी 20th सेंचुरी पर। यह दौर नई सियासत और नई मसाइल का था। नॉर्थ यमन अब भी इमामत और कबीली निज़ाम पर चल रहा था। रवायती तरीक़े ज़्यादा मजबूत थे। दूसरी तरफ साउथ यमन ब्रिटिश कब्जे में था, ख़ास तौर पर अदेनपोर के गिर्द। पूरे दुनिया में आज़ादी की लहर चल रही थी। यमन भी इस आंदोलन से महरूम न रहा। 1962 में नॉर्थ यमन में इनकलाब हुआ। ज़ैदी इमामत का निज़ाम ख़त्म हुआ, मुतवक्किल इत्ते किंगडम ख़त्म हुई और यमन अरब रिपब्लिक का आगाज़ हुआ। इस नई रिपब्लिक में फ़ौज और कौमी निस्बत पसंद कुव्वातें सामने आईं, लेकिन अंदरूनी तनाज़ात बरकरार रहे। एक तरफ इमामत के सपोर्टर्स थे, दूसरी तरफ रिपब्लिकन कुव्वतें। इजिप्ट ने रिपब्लिकनों की मदद की, सऊदी अरेबिया ने इमामत और मोनर्की को सपोर्ट किया। ये जंग 1962 से तकरीबन 1970 तक चली और नॉर्थ यमन खून में नहा गया। साउथ यमन में ब्रिटिश के खिलाफ आज़ादी की तहरीक तेज़ हो गई। 1987 में ब्रिटिश ने अदन छोड़ दिया, साउथ यमन आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद साउथ ने सोशलिस्ट निज़ाम इख्तियार किया। उसका नाम बना पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, यानी साउथ यमन अरब दुनिया का पहला सोशलिस्ट निज़ाम वाला हिस्सा बन गया। इस तरह नॉर्थ और साउथ दोनों मुख्तलिफ रास्तों पर चलने लगे। नॉर्थ कंजर्वेटिव, काबीली और रिपब्लिक स्टाइल, साउथ सोशलिस्ट और मुख्तलिफ सियासी ढांचे। 1970s और 1980s में नॉर्थ और साउथ के दरमियान तनाज़ात बरकरार रहे। कभी टैंक्स आमना सामना करते। कोल्ड वॉर के दौर में यूएसएसआर ने साउथ यमन की हिमायत की, जबकि यूएसए और सऊदी अरेबिया ज़्यादातर नॉर्थ के साथ थे। यमन मशरकी सियासत में एक बैटलफील्ड बन गया। लंबे तनाज़ों के बाद 1990 में एक अहम वाक़या हुआ। नॉर्थ और साउथ ने इत्तेहाद किया, नया मुल्क बना, रिपब्लिक ऑफ यमन। लोगों को उम्मीद थी कि अब अमान और तरक्की का दौर शुरू होगा, मगर यूनिटी आसानी से मसाइल हल ना कर सकी। सिर्फ 4 साल बाद 1994 में फिर जंग शुरू हुई। साउथ के कुछ लीडर्स ने अलग होने की कोशिश की, मगर नॉर्थ की कुव्वत ने जीत हासिल की और मुल्क एक रहा। इस जंग ने सियासी निज़ाम को और कमज़ोर कर दिया। अली अब्दुल्ला सालेह का दौर शुरू हुआ। उन्होंने लंबे अरसे तक सियासी कंट्रोल और ताकत अपने पास रखी। अली अब्दुल्ला सालेह, उनके दौर में करप्शन और कबीली सियासत भरी। बरबर साउथ से बगावत उठी, नॉर्थ में ज़ैदी कबाइल की बगावतें चली और कुछ तंजीमें जैसे अलकायदा भी उभरी। 2011 में अरब स्प्रिंग आया। यमन के शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। लाखों लोग ने जनरेटर आवाज निकल के स्लोगन दिए, इरहाल इरहाल। अली अब्दुल्ला सालेह को आखिरकार पावर छोड़नी पड़ी। उसकी जगह अब्द रब्बू मंसूर हदी को प्रेसिडेंट बनाया गया, मगर असल मसाइल जारी रहे। 2014 में नॉर्थ में एक ज़ैदी ग्रुप, जो हूती के नाम से जाना जाता है, ने सना पर कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंट हदी को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। मुल्क फिर से एक नई सिविल वॉर में गिरा। 2015 में सऊदी अरेबिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था डिसाइसिव स्टॉर्म। सऊदी और उनके अरब अलाइज ने हूती के खिलाफ अमली दाद शुरू किया। उनका दावा था कि हूती ईरान के ज़ायरे असर हैं। इस तरह यमन एक रीजनल प्रॉक्सी वॉर बन गया। एक तरफ सऊदी कोएलिशन, दूसरी तरफ वो लोग जिनके ईरान से ताल्लुक दिखाए गए। इस जंग ने इंसानी बुहरान पैदा कर दिया। यमन को दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा गया। बच्चे भूख और मेल न्यूट्रिशन की शिकायत से जूझ रहे थे। हॉस्पिटल्स तबाह हुए, स्कूल्स बंद हो गईं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लाखों लोगों को ग़िज़ा और पानी की सख्त ज़रूरत थी। 2020 के बाद भी जंग पूरी तरह ख़त्म ना हुई। हूतीज़ ने कभी कभी सऊदी अरेबिया पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सऊदी तरफ से भी बॉम्बिंग कैंपेन्स जारी रहीं। 2022 में एक सीज़ फायर की कोशिश हुई, मगर असली और मुस्तहकम अमन अभी तक ना आया। 2023 से 2025 तक यमन हकीकत में डिवाइडेड है। नॉर्थ हूतीज़ का कंट्रोल, साउथ कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप और हादी सरकार के सपोर्टर्स। आज 2025 तक यमन के लोग अभी भी जंग, भूख, बीमारी और गरीबी से जूझ रहे हैं, मगर उम्मीद अभी जिंदा है। यमन की मिट्टी वही है जहां कभी बिल्कीस और शेबा का नाम रोशन हुआ था और जहां से इस्लाम की रोशनी फैली। दोस्तों, यमन की कहानी हमें ये सिखाती है, एक ऐसा मुल्क जहां बहुत बारी सभ्यताएं उभरी,
وہ بھی سیاست اور جنگ کی آگ میں جل سکتا ہے۔ آج یمن کے لوگ صرف ایک چیز چاہتے ہیں، امن اور روٹی۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں، کامنٹ میں لکھیں یمن کے لیے ہماری دعائیں۔